ऑलराइट। सो साल 1600s में एक कंपनी की स्थापना करी जाती है जिसके शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 125 शेयर होल्डर्स थे और जिन्होंने सिर्फ 70,000 पाउंड्स रेज किए थे एज कैपिटल। ये कंपनी थी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने आगे जाकर एक पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया बाय डिफीटिंग द मुगल्स, द मराठास, सिख्स, मैसूर्स, बर्मीज और भी कई सारे अलग अलग साम्राज्यों को उन्होंने मिट्टी में मिलाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश राज की शुरुआत करी हमारे देश में और आगे जाकर 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया और ना जाने कितने ही जुल्म किए हमारे ऊपर। लेकिन हर जुल्म के खिलाफ जैसे इतिहास में लिखा गया है, हर बार कोई ना कोई खड़ा होता है। हमारे रेवोल्यूशनरीज, हमारे क्रांतिकारी और हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनके खिलाफ खड़े हुए और अनगिनत मैसेकर्स के बाद, हमारे शहीदों की शहादत के बाद, उनकी कुर्बानियों के बाद और कई सारी लड़ाइयों के बाद और संघर्षों के बाद 1947 में हम इंडियंस को इन अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी फ्रीडम फाइटर्स रहे थे जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर दूसरे देशों में भी, जो लोग इन गोरों से परेशान थे, इन यूरोपियन पावर्स से परेशान थे, उन्हें तक आज़ादी दिलाई। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो का टॉपिक भी हर बार की तरह थोड़ा सा हटके हुआ है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, उन इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इंडिया से हटकर दूसरे देशों में जाकर वहाँ रेवोल्यूशन किया, वहाँ के लोगों की मदद की, वहाँ की सरकारों की मदद की, वहाँ के लोगों को इन ब्रिटिशर्स से, इन अंग्रेज़ों से, इन यूरोपियन पावर्स से आज़ादी दिलाई। और ये जो एक कोलोनियलिज्म का टाइम था जहाँ पर ये यूरोपियन पावर्स लगातार अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग रीजन्स को कॉलोनाइज करते जा रहे थे, वहाँ के लोगों का दबा कर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उन्हें लूट रहे थे, उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, तब हमारे देश इंडिया में संघर्ष तो चल ही रहा था आज़ादी के लिए। लेकिन हमारे देश के कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आज़ादी से पहले या फिर आज़ादी के बाद जाकर उन सारे देशों में भी लोगों की मदद की जो लोग इन लोगों की वजह से तड़प रहे थे और इनके रूल में काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाली, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं 5 रेवोल्यूशनरीज़ और 5 रेवोल्यूशंस के बारे में बात करूंगा जो उन्होंने 5 अलग अलग कंट्रीज़ में करी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जहाँ पर हमारा पूरा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, एक तरफ थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस थे, क्योंकि महात्मा गांधी और ये सब लोग नरम दल के थे जो ब्रिटिशर्स से एक ऐसे तरीके से आज़ादी लेना चाहते थे जहाँ पर वायलेंस का इस्तेमाल ना हो, हथियार उठाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सुभाष चंद्र बोस थे गरम दल के, उन्होंने इस पूरी की पूरी वॉर का इस्तेमाल किया और हिटलर, जर्मनी, जापान जैसे एक्सेस पावर्स को तक इन्फ्लुएंस किया और आज़ाद हिंद फ़ौज की स्थापना करी। और उसी आज़ाद हिंद फ़ौज के एक ऐसे फ़ौजी जिसके ऊपर ये पहला रेवोल्यूशन और उस पूरे रेवोल्यूशन की कहानी है, जिनका नाम था गुरबख्श सिंह ढिल्लों। तो देखिए, गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो थे वो आज़ाद हिंद फ़ौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काफ़ी ज़्यादा करीब रहे थे, जैसे पीके सहगल और शाहनवाज़ हुसैन थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज के साथ साथ भारत की आज़ादी में भी अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था और आज़ादी के बाद भी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इस क्रांति को ले जाने का फ़ैसला किया और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में भाग लिया, जहाँ पर वो उन सारे देशों में क्रांति लाना चाहते थे जो इन कॉलोनियल पावर्स की वजह से सफ़र कर रही थी। और उन्हीं देशों में से एक था डोमिनिकन रिपब्लिक, जहाँ पर ट्रिजिल्लो नाम के एक कट्टर, खतरनाक और भ्रष्ट डिक्टेटर का राज हुआ करता था, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए और अपने खुद के फ़ायदे के लिए उन सारे डोमिनिकन रिपब्लिक के रहने वालों का एक्सप्लॉयटेशन करता था। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सिखाए गए एथिक्स पर चलकर गुरबख्श सिंह ढिल्लों ये चाहते थे कि वो डोमिनिकन रिपब्लिक में एक रेवोल्यूशन लेकर आए और डोमिनिकन रिपब्लिक को ट्रिजिल्लो के राज से आज़ाद किया जाए। इसीलिए उन्होंने वहाँ के रेबल ग्रुप्स से मिलना शुरू किया। तो देखिए, गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो थे वो जब वहाँ के रेबल ग्रुप से मिले, वहाँ के रेवोल्यूशनरीज से मिले, वहाँ की अपोजिशन लीडर्स से मिले, सारे क्रांतिकारियों से मिले, तब उन्होंने देखा कि इनके अंदर जोश, जज्बा, करेज और अपने देश को बदलने का वो जुनून तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो थी ट्रेनिंग। और यहीं से गुरबख्श सिंह ढिल्लों ने अपनी आज़ाद हिंद फ़ौज की जितनी भी टैक्टिक्स थी, जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ थी, जितनी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ थी, वो इन सभी को सिखाना शुरू किया। उन्होंने लड़कों को गोरिल्ला वॉरफेयर, एम्बुश लगाना, दुश्मनों की सप्लाई चेन किस तरीके से ब्लॉक करना है, दुश्मनों को कैसे गुमराह करना है, उन लोगों को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है, ये सब कुछ सिखाया जो उन्होंने खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सीखे थे।
और जब ट्रेजिल्लो की डिक्टेटरशिप का अंत हुआ तब वहाँ के रिबल्स और सारे क्रांतिकारियों ने ये चीज़ पर्सनली एक्सेप्ट करके सबको बताया कि अगर वो इंडियन सोल्जर हमारी मदद नहीं करता तो शायद आज भी ट्रेजिल्लो के राज से डोमिनिकन रिपब्लिक आज़ाद नहीं हो पाता और हम उसके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। तो ये थी हमारी पहली कहानी। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्रांतिकारी की, द सेकेंड रेवोल्यूशन। मोहम्मद शफ़ी, द मास्टरमाइंड बिहाइंड द क्यूबन रेवोल्यूशन। जब भी हम क्यूबन रेवोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तब हमें अक्सर चे गेवारा और फिदेल कैस्ट्रो की तस्वीरें हमारे दिमाग में आती है और ये हमें पूरा का पूरा उन्हीं का खेल लगता है। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो पर्दे के पीछे एक ऐसा मास्टरमाइंड भी है, एक ऐसे इंजीनियर का दिमाग है जिसके बारे में ज़्यादातर बात भी नहीं करते, एंड ही इज़ एन इंडियन जिनका नाम था मोहम्मद शफ़ी। तो चलिए इनकी स्टोरी, उनके रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मोहम्मद शफ़ी एक सोशलिस्ट लीनिंग वाले भारतीय इंजीनियर थे जो कि इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट के चलते अमेरिका तक जा पहुँचे थे और क्यूबा तक जा पहुँचे थे, जहाँ पर उस समय बटिस्ता नाम के एक डिक्टेटर का राज हुआ करता था जो कि अमेरिका से बैक था, जिसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस थे, जो कि पूरे के पूरे क्यूबा का डिक्टेटर था और वहाँ के लोगों का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता था। और एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना भी प्रॉफिट आता था, माइनिंग सेक्टर से जितना भी प्रॉफिट आता था और जितनी भी यूटिलिटीज़ थी वो सब उसके कंट्रोल में थी, जिसका एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ा हिस्सा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता था अमेरिकन कंपनीज़ और अमेरिका को। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिदेल कैस्ट्रो ने इन सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई चे गेवारा के साथ में, और क्यूबा के जंगलों में अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स की तैयारियां करने लगे, अपनी खुद की एक आर्मी बनाने लगे। लेकिन इसमें मोहम्मद शफ़ी का क्या रोल है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जंगल में सबसे बड़ी दिक्कत थी कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन की। शफ़ी ने ऐसे रेडियो ट्रांसमीटर्स बनाए जिससे पूरी की पूरी कैस्ट्रो की टीम एक दूसरे से बात कर सकती थी बिना दुश्मनों की नज़रों में आए। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे सीक्रेट कैंप्स बना के रखे थे, ऐसे सीक्रेट चैनल्स बना के रखे थे जहाँ पर कैस्ट्रो की टीम के लिए मेडिसिन्स और वेपन्स को आराम से सप्लाई किया जा सके बिना दुश्मनों की नज़रों में आए। फिदेल कैस्ट्रो के दोस्त चे गेवारा खुद अपनी डायरी में पर्सनली उनकी तारीफ़ करते हुए ये लिखते हैं कि अगर मोहम्मद शफ़ी जैसे इंटरनेशनल दोस्त के लॉजिस्टिक्स उस वक्त हमारे साथ नहीं होते तो शायद रेवोल्यूशन कभी काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि हम अपनी टीम से अगर कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते, अच्छे से उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके संपर्क में ना रहते, तो हम सभी लोग गुमराह हो सकते थे, यहाँ वहाँ भटक कर दुश्मनों की नज़रों में आकर उनके हाथों ख़त्म हो सकते थे। लेकिन शफ़ी के इन सीक्रेट चैनल्स की वजह से, इन सारे रूट्स की वजह से, इन सारी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से हम सभी लोग आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए और एक ऑर्गेनाइज वे में इस रेवोल्यूशन को चला पाए। लेकिन यू नो व्हाट वर्स कि मोहम्मद शफ़ी जैसे लोगों का नाम अक्सर सामने ही नहीं आता जब ऐसे इंटरनेशनल रेवोल्यूशंस की बात करी जाती है। क्यूबा का जो रेवोल्यूशन था ना गाइस, वो इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। फिदेल कास्ट्रो के ऊपर CIA ने ना जाने कितने असैसिनेशंस अटैम्प्ट किए, चे गेवारा ने भी कई सारी कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन लाया, लेकिन मोहम्मद शफ़ी जैसे लोगों का नाम कभी सामने ही नहीं आता। तो तीसरे क्रांतिकारी की तीसरी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर भगत सिंह थिंड। अब अक्सर भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में शहीद आज़म भगत सिंह की तस्वीर आ जाती है, लेकिन इतिहास में दो भगत सिंह थे। एक भगत सिंह वो थे जो क्रांति लाते लाते सूली पर चढ़ गए हंसते हंसते, और दूसरी तरफ वो भगत सिंह थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका में क्रांति लाई थी। उस समय पे डॉक्टर भगत सिंह थिंड, जो कि ब्रिटिशर्स की तरफ से, एलाइड पावर्स की तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 लड़के आ चुके थे, और उन्होंने ये देखा कि अमेरिका में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। अब कहने को तो रेसिज्म के ख़िलाफ़ कई सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है, जैसे नेल्सन मंडेला, लेकिन अमेरिका में उस वक्त लीगल तरीके से जो अफ्रीकन्स थे और जो अमेरिकन्स थे, जो गोरे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों को लीगल तौर पर रहना अलाउड था, ज़मीन लेना अलाउड था। बाकी के जो इमिग्रेंट्स थे या फिर जो एशियंस थे या फिर इंडियंस थे, उन लोगों को वहाँ पर ज़मीन खरीदने का कोई हक़ नहीं था। और इस भेदभाव के ख़िलाफ़, इस रेसिज्म के ख़िलाफ़ डॉक्टर भगत सिंह थिंड ने आवाज़ उठाई और केस लड़ते लड़ते US सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। वहाँ पर बिना डरे उन्होंने अपनी सारी दलीलें पेश की कि आगे सिर्फ रंग के आधार पर ये भेदभाव क्यों किया जाता है और इसे ख़त्म करना चाहिए। लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो US सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने उनकी इन दलीलों को ही पूरे तरीके से नकार दिया
और वो ये केस हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और जितने भी ब्लैक लोग थे, जितने भी एशियंस थे, जितने भी इंडियंस थे, उन सभी के साथ मिलकर उन्होंने ये मूवमेंट चलाया और आखिर में वो सक्सेसफुल हुए। एंड यू नो क्या कि जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में शहीद आज़म भगत सिंह की ही तस्वीर आती है, लेकिन हमें इस भगत सिंह के बारे में भी जानना चाहिए। तो चौथी कहानी है हमारी इंडियन बटालियन की, जिन्होंने बर्मा के अंदर रेवोल्यूशन लाया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉलोनियल पावर्स ने दुनिया भर के रीजन्स को कॉलोनाइज करके रखा हुआ था, जिसमें से एक था बर्मा। एंड 1940s के दौरान बर्मा के लोग इन ब्रिटिशर्स से, उनके इन पपिट रूलर्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उसी समय बर्मा के एक महान नेता बोग्याक ओंगसान ने इसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया और उन्होंने बर्मीज नेशनल आर्मी की स्थापना करी, जिसमें कई सारे इंडियंस भी थे और आगे जाके इस इंडियन आर्मी से सपोर्ट भी मिला। और उस टाइम पे बर्मा में रहने वाले जितने भी इंडियंस थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला इंडियंस की तरफ से। उन्होंने अपना सोना, चांदी, पैसा, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी था वो इस क्रांति को फंड करने के लिए लगा दिया। और आगे जाकर इंडियन बटालियन ने इस पूरी की पूरी बर्मीज़ इंडियन आर्मी को, बर्मीज़ नेशनल आर्मी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया और उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर, दलदलों में लड़ने के टैक्टिक्स, क्योंकि बर्मा के जो जंगल थे जहाँ पर डिक्टेटर की आर्मी से लड़ाई करनी थी, वो काफ़ी ज़्यादा दलदली थे। और उन दलदलों में किस तरीके से लड़ाइयाँ करनी है, किस तरीके से उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को काटना है, किस तरीके से जनता को अपने साथ लेना है, उन्हें समझाना है, और कैसे इस पूरे के पूरे रेवोल्यूशन को आगे लेकर जाकर इस डिक्टेटरशिप को क्रश करना है, उस चीज़ की पूरी तैयारी हुई, जिसमें हमारी इंडियन आर्मी को और उस बटालियन को द साइलेंट बैकबोन ऑफ दिस रेवोल्यूशन के नाम दिया जाता है। एंड हमें इसके बारे में भी पता नहीं है, बट खैर आपको पता चल गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा रेबेलियस, करेजियस एंड फेरोशियस क्रांतिकारी की, सबसे ज़्यादा बैडेस्ट एंड बोल्डेस्ट क्रांतिकारी की, जिनका नाम था एम एन रॉय, जिन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि दो बड़े बड़े देशों के दो बड़े बड़े रेवोल्यूशंस की नींव रखी थी, जो थे मैक्सिको एंड रशिया। तो देखिए, एम एन रॉय भारत के एक ऐसे वायलेंट रेवोल्यूशनरी थे जो ब्रिटिशर्स से बदला लेने के लिए हथियार ढूंढते ढूंढते अमेरिका तक जा पहुंचे थे, और फिर अमेरिका से अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में जा पहुंचे थे। और उस टाइम पर मैक्सिको में भयानक सिविल वॉर और एक रेवोल्यूशन चल रहा था, जिसमें एम एन रॉय ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उस टाइम पर रशिया में रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी चल रही थी, और उसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर एम एन रॉय ने वहाँ की सरकार के खिलाफ जाकर वहाँ के रिबेल ग्रुप्स और अपोजिशन से मिलकर वहाँ पर मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी के बाद दुनिया की दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी कहलाई जाती थी, जो सोवियत यूनियन के बाहर ऑपरेट करती थी अपने अलग तरीक़ों से। देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर सोशलिज्म को भी प्रमोट किया जाता था, क्योंकि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और पब्लिक के लिए अच्छी चीज़ें लाने की डिमांड करी गई वहाँ की सरकार से। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी कि उस टाइम पर जो रशिया के डिक्टेटर थे, जो रशिया के लीडर थे, महान पॉलिटिशियन थे, जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन की नींव रखी थी, उन्होंने खुद एम एन रॉय को पर्सनली अपने पास मॉस्को बुलाया, ताकि वो वहाँ पर सोवियत यूनियन के रेवोल्यूशंस को भी डिज़ाइन करने में व्लादिमीर लेनिन की मदद कर सके और एक तरह से उन्हें गाइड कर सके। यानी कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को तक हमारे क्रांतिकारियों ने इन्फ्लुएंस किया है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में रेवोल्यूशंस लाया है, बड़े बड़ी पावर्स को चुनौतियाँ दी है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें आज तक पता ही नहीं है, और होंगी भी कैसे, हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में इनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। बट यू नो व्हाट गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने अपने सर गंवाए हमारी क्रांतिकारी के लिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान, अलामा इकबाल, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और भी कई सारे रेवोल्यूशनरीज हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने इन कॉलोनियल पावर्स को देश के बाहर रहकर दूसरे देशों में चुनौतियाँ दी, जैसे मोहम्मद शफ़ी, डॉक्टर भगत सिंह थिंड, एम एन रॉय, और भी कई सारे लोग, गुरबाज सिंह ढिल्लो जैसे लोग, इन सभी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सही को सही बोलना और गलत को गलत बोलना हम सभी लोगों के खून में रहता है। क्रांतिकारी हम सभी लोगों के खून में,
और हम सभी लोगों को आज के टाइम पर भी जो हिंदू मुस्लिम चलते जा रहे हैं उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एज अ नॉर्मल सिटीज़न, एज जेन जी, हम सभी लोगों को यूनिटी प्रमोट करनी चाहिए, रोज़गार पर बात करनी चाहिए, वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करनी चाहिए, साथ ही साथ करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हमारी करेंसी की फ़िक्र करनी चाहिए, वो क्यों नीचे जा रही है पूछना चाहिए, हमारे टैक्स सिस्टम के लिए सवाल पूछने चाहिए और हर चीज़ के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी अब लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके पास अगर कोई और आइडियाज़ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आप बता सकते हैं गाइस। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। ईच एंड एवरी लाइक ऑफ योर्स, ईच एंड एवरी सब्सक्राइब ऑफ योर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल फॉर मी, तो जल्दी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।